विभोर बेटा गुड मॉर्निंग। विभोर बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? विभोर बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर मैं। ओके, कल के भी डाउट, कल के उसमें कोई बेटा टॉपिक में कोई डाउट विभोर? सर समझ तो थोड़ा कम ही आया था, मतलब बीच में जैसे मैंने काफी तो आप क्लासेस मुझे मिस कर दी। आप मुझे कॉल करना विभोर, हाँ, आफ्टर द क्लास बेटा। ठीक है, ओके सर। आज मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेपर प्रेशर। जो भी डाउट होगा ना, आप मुझे कॉल करना है बेटा, है ना? ठीक है, राइट, आफ्टर द ओके क्लास। सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा। सान्या गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? सर बढ़िया। ठीक है। खुशी बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पुनीत गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आदित्य गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर कल दिव्यांश एग्जाम की वीडियो है रिकॉर्डेड? कल की बेटा? हाँ जी सर। कल की नहीं होगी बेटा, कल हो नहीं पाई थी रिकॉर्ड, आज से रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा। हाँ, मैं वैसे कल वाला टॉपिक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, राइट? ठीक है सर। ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था एक तो कंडीशन ऑफ सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ उस टॉपिक को, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट हो रहा था। ठीक है, राइट। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्ट है बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है MX, मेटल प्लस नॉन मेटल है कोई। ठीक है, राइट। तो वो जो पहले क्या होगा बेटा, डिसोसिएट होगा। ये क्या था, पहले सॉलिड रहा होगा। सॉलिड से पहले हमें इसको गैसीय आयन में कन्वर्ट करना है। तो वी विल कन्वर्ट इनटू गैसीय आयन M प्लस, ठीक है ना, ये गैस हो जाएगा, प्लस X माइनस गैस हो जाएगा। ठीक है, तो जो तोड़ने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए होती है इनटू गैसीय आयन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हमने कहा था क्या कहते हैं, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना। सब कुछ जो है वो पानी के अंदर अपने आप चल रहा होगा, या सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर अपने आप चल रहा होगा, हमें कुछ नहीं करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमें एनर्जी देने की जरूरत है, नहीं, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। when you add salt into a water, this will takes automatically spontaneously, अपने आप जो कुछ होगा होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सॉल्ट को पानी में, अगर नमक को पानी में डिसॉल्व करना है तो हमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूजुअली वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, बट हम ये जरूर जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। क्यों करती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो क्या है, आपने कोई सॉल्ट लिया MX, उसको वाटर में डाला, मतलब आपने वाटर में ऐड किया, तो सबसे पहले वो डिसोसिएट हुआ होगा इनटू इट्स गैसियस आयन। बाद में क्या होगा, वाटर ने इसको हाइड्रेट कर लिया होगा, तो हमें क्या मिला होगा, M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस मिला होगा। तो इसमें जब वाटर ने इसको सराउंड किया होगा या हाइड्रेट किया होगा, तो कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, इसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, राइट। अगर हम MX जो सॉलिड है इसको सिर्फ एक स्टेप में लिखें, तो सीधे हमें क्या मिलेगा, M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास सॉल्ट है, उसको अगर आपको हाइड्रेट करना है, उसके कैटायन एनायन को, ठीक है ना, राइट, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, राइट।
मतलब NaCl को अगर आप पानी में ऐड कर रहे हैं तो NaCl सॉलिड है, जब आपने उसको वाटर में ऐड किया तो आपको Na प्लस एक्वस मिल रहा है और Cl माइनस एक्वस मिल रहा है। मतलब अगर आपने 1 मोल कोई सॉल्ट लिया है उसको कंप्लीट हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है ना, राइट, या कंप्लीटली डिसॉल्व करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, 1 मोल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस मींस यहाँ पे हमने यही चीज 2 स्टेप में लिखी हुई, यहाँ पे यहाँ पे वही चीज 1 स्टेप में लिखी हुई है। तो एंथैल्पी जो होता है डेल्टा इज अ स्टेट फंक्शन बेटा, तो हम चाहे उसको 1 स्टेप में करें या 2 स्टेप में करें, जो नेट है वो तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ठीक है राइट। तो डेल्टा एच जो सॉल्यूशन होता है दैट इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी प्लस क्या बेटा, लैटिस एनर्जी। सो ठीक है ना, राइट। ये जो नमक Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ होगा एक्वस में, पहले वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ होगा एंड आफ्टर दैट इट गेट्स हाइड्रेटेड। तो जब गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कितनी हुई, लैटिस एनर्जी, और जब हाइड्रेट हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्या है बेटा, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, इसमें रिलीज होती है जब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करता है या सॉल्वेट करता है, ठीक है ना, तब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और ये क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, मतलब जब ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में तो ऐसे गिवन होगा -10 -15 -700 -800 ऐसे गिवन होगा। ठीक है, वेयर जो लैटिस एनर्जी है बेटा, इट इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको तोड़ने के लिए इनटू गैसियस आयन में, सो दैट विल बी एंडोथर्मिक, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में गिवन होगी +10 +15 +700 +720 ऐसे गिवन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बेटा यहाँ तक, जो भी कल की क्लास में जो डाउट था यहाँ तक क्लियर है यस सर। सभी बच्चों को बेटा, विभोर, Yes, खुशी, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है राइट। अब क्या है, लेट्स सपोज अगर हमें NaCl को, ठीक है ना, NaCl को हमें सॉल्वेट करना है, Na प्लस एक्वस बनाना है और Cl माइनस एक्वस बनाना है, ठीक है राइट, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल या लेट्स सपोज NaCl को छोड़ देते हैं, हम जनरल बात करते हैं अभी, ठीक है राइट। अब क्या है, अगर आपको Mx को इसको कन्वर्ट करना था, आप Mx जो सॉलिड था इसको हमें कन्वर्ट करना था M एक्वस में और X माइनस एक्वस में। लेट्स सपोज जो लैटिस एनर्जी बेटा वो गिवन है +15 और जो हाइड्रेशन एनर्जी गिवन है वो -20 किलो जूल पर मोल। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये सॉल्वेट होगा कि नहीं होगा, ये सॉल्ट सॉल्वेट होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा बेटा, होएगा सर। सभी लोग बेटा, सभी से पूछ रहा हूं मैं। देखिए क्या है, इसको तोड़ने के लिए 15 जूल एनर्जी चाहिए थी और जो रिलीज हो रही थी वो 20 जूल रिलीज हो रही थी, राइट, ठीक है ना। तो 20 जूल आपको एनर्जी मिली, NaCl को 20 जूल एनर्जी मिली। अब 20 जूल में 15 जूल तो क्या हो गई, यूज हो गई, कंज्यूम हो गई उसको तोड़ने के लिए। 5 जूल बच गई तो एनर्जी वो रिलीज हो चुकी होगी, है कि नहीं। तो जो जो रिलीज हो रही है वो अगर ज्यादा होगी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे, तभी तो ये सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए। यस सर। है ना, अगर ये जो ये रिलीज हो रही है एनर्जी, अगर ये क्या होगा, इससे कम होगी, लेट्स सपोज ये इससे कम हो जाए तो ये टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये सिचुएशन आएगी ही नहीं, ठीक है ना। लेट्स सपोज क्या हो, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए ये +20 हो जाए और ये -15 हो जाए। अब पानी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 15 हो रही है, बट तोड़ने के लिए कितनी चाहिए थी, 20। तो क्या ये टूटेगा, विल इट डिसोसिएट, नहीं। तो अगर डिसोसिएट नहीं करेगा तो सॉल्युबल भी नहीं होगा। यस। क्लियर है बेटा सभी को।
Yes, sir. सभी को बेटा, आदित्य, Yes, sir. तान्या, स्वास्तिक, विभोर, क्लियर है यस बेटा? सर। कोई डाउट यहाँ तक? तो दिस मीन्स क्या, हमने कंडीशन लिखी थी सॉल्युबिलिटी की कि तभी कोई सॉल्ट सॉल्युबल होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होगी। जब Yes. हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगा, तभी क्या होगा, कोई भी क्या होगा, सॉल्ट सॉल्युबल होगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. आदित्य क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है। स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. विभोर क्लियर है बेटा? विभोर आपको भी? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये कंडीशन है सॉल्युबिलिटी की, राइट। ठीक है, हमें वैसे इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर में तो हमें वेपर प्रेशर की जरूरत है, बट ये जब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, थर्मोडायनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या और भी क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, मैं स्पेशली बात करता हूँ NaCl, ठीक है ना, राइट। अब NaCl को Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो लैटिस एनर्जी जो होती है वो होती है 702 किलोजूल पर मोल, ठीक है, राइट। और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो -700 किलोजूल पर मोल होती है। तो मुझे बताइए, क्या इस कंडीशन में NaCl क्या डिसॉल्व होना चाहिए था? नहीं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि Yes. एनर्जी रिलीज हो रही है वो 700 हो रही है, बट जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 702 चाहिए। तो जितनी रिलीज हो रही है वो कम हो रही है जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे। क्लियर है बेटा? तो इस केस में अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें ऐसा मिलना चाहिए, हमें कंक्लूड करना चाहिए कि NaCl शुड बी इनसॉल्युबल। NaCl शुड बी इनसॉल्युबल, बट हमें पता है कि NaCl क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल। बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि NaCl क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट कि व्हाई NaCl इज सॉल्युबल, अगर वो ये कंडीशन मीट नहीं करता है, ठीक है ना, राइट, तो वो सॉल्युबल क्यों है, व्हाई इट इज सॉल्युबल। तो इसका आंसर हमने दिया था किससे बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी से, थर्मोडायनेमिक्स से दिया था। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है आप सभी को ये चीज? Yes, sir. Yes. सान्या, पुनीत क्लियर है बेटा? Yes, दिव्यांश, sir. Yes, sir. विभोर Yes, क्लियर है sir. बेटा आपको? ठीक है, राइट। तो अब देखिए क्या है, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बेटा, कौन बताएगा, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं है, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, हाउ यू डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, कैसे डिफाइन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को बेटा, हाउ यू डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, किसी बच्चे को? नहीं, कोई भी बेटा सिस्टम, हाँ, कोई भी सिस्टम कितना वर्क करता है, यूजफुल वर्क डन बाय अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम कितना यूजफुल वर्क करता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कितना कोई सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे स्टोन है, ठीक है ना, राइट, और ये सरफेस है, ठीक है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी हाइट h है या इसकी हाइट h है, तो हम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कितनी, mgh, ये इनिशियल है। जब पत्थर यहाँ पे आएगा तो मुझे बताइए व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी Zero. बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, 0, ठीक है, राइट। तो चेंज कितना हुआ, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना mgh, सो दैट ये जो डेल्टा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जी हमेशा पॉजिटिव होता है नीचे की तरफ, और h तो हमें पता ही है मैग्नीट्यूड है,
तो दिस मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो गया। तो इस सिस्टम ने, इस पत्थर ने कुछ वर्क किया जब ये ऊपर से नीचे आया, कितना यूजफुल वर्क किया, ठीक है ना। इस पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, राइट, कि कितना यूजफुल वर्क किया। और ये जो कितना वर्क किया दैट इज mgh, जो मैग्नीट्यूड है mgh है, बट साइन इंपॉर्टेंट है दैट इज नेगेटिव। तो मुझे बताइए क्या ये जो पत्थर ऊपर से नीचे अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब हमेशा जो ये डेल्टा जी जो वैल्यू आएगी दैट इज जो यूजफुल जो वर्क है वो हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, अगर प्रोसेस अपने आप हो रहा होगा? Yes, sir. क्योंकि हमेशा जो पार्टिकल है ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, हमेशा अपने आप होता है ये चीज। लेकिन अगर आपको इसको उल्टा करना है तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब अगर आपको इस पत्थर को ऊपर लेके जाना है तब ये अपने आप नहीं जाएगा, आपको कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक लेके गए और यहाँ पे आपने वर्क करना बंद कर दिया, ठीक है ना, ये पत्थर दोबारा नीचे आ जाएगा। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू अ वर्क। तो जब आप इधर से ऊपर से नीचे जाएंगे तब ये पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो कहने का ये मतलब बेटा कि हमेशा सिस्टम मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी अपने आप, ठीक है ना। इसीलिए जो डेल्टा जी है जो यूजफुल वर्क है वो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है ना। और हम कहते हैं अगर ऐसा नेगेटिव आ रहा है तो हम प्रोसेस को कहते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आया बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय Yes, गिब्स sir. फ्री एनर्जी? सभी बच्चों को जिसको अभी तक नहीं पता था। Yes, sir. तान्या, खुशी, Yes, sir. ठीक है, विभोर आपको क्लियर है बेटा? यस सर। आदित्य, पुनीत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। सो कहने का ये मतलब बेटा अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा, गिब्स ने एक रिलेशन दिया, ठीक है ना। वो रिलेशन क्यों, कैसे कैसे आया है वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि जो डेल्टा जी का गिब्स ने रिलेशन दिया, ठीक है, वो रिलेशन दिया उन्होंने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन दिया उन्होंने, राइट। डेल्टा एच जो होता है बेटा वो होता है एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी, मतलब कितना एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोई भी प्रोसेस हो रहा है या रिएक्शन हो रही है तो कितना चेंज हो रहा है एनर्जी का या हीट का। डेल्टा एस जो होता है वो एंट्रोपी चेंज है बेटा। एंट्रोपी चेंज का मतलब डिस्पर्जन की बात कर रहा है वो, कि एनर्जी डिस्पर्स कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना, राइट। और टी तो क्या है बेटा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना, राइट, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था बेटा एंट्रोपी के बारे में, ठीक है ना, राइट। एंट्रोपी क्या करता है बेटा, जब कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी चीज क्या होती है, डिस्पर्स करती है, ठीक है ना, तो हमेशा क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। व्हेनेवर देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ एनीथिंग टेक्स प्लेस देन एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी रैंडमनेस से ना पढ़ के, हमने छोटी क्लास 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, दैट इज गुड फॉर स्कूल नॉट फॉर कंपटीशन। अगर आप आईआईटी में क्रैक करना चाहते हैं या नीट क्रैक करना चाहते हैं बेटा, तो एंट्रोपी इज नॉट अ रैंडमनेस, नॉट अ डिसऑर्डरनेस, पहली बात, राइट। एंट्रोपी मैंने पहले भी डिस्कस करी थी किसी दिन क्लास के बीच में, बट हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एंट्रोपी टॉक्स अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अगर एनर्जी डिस्पर्स कर रही है सो दिस मींस डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, अगर एनर्जी कंजर्व कर रही है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, राइट। अभी रिसेस हो गया, लेट्स सपोज घंटी बज गई, छुट्टी की घंटी बज गई, तो मुझे बताओ क्या डिस्पर्जन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो क्योंकि जैसे ही घंटी बजेगी तो डिस्पर्स करेंगे, बच्चे सब अपने अपने घर चले जाएंगे, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी। तो इस केस में डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव Positive. बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि देयर इज अ डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। पार्टिकल का डिस्पर्जन, पार्टिकल्स कंटेन सम एनर्जी,
तो वो पॉजिटिव होगा। ऐसे सोचिए कि ये सिचुएशन अब उल्टा है, ठीक है ना, राइट। क्या है, स्कूल चल रहा था, बीच में रिसेस हो गया तो बच्चे सब इधर से उधर सब घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। और अगर अब, ठीक है ना, उन बच्चों को आपको क्लासरूम के अंदर लेके आना है, तो क्या बच्चे अपने आप क्लासरूम के अंदर आएंगे विदाउट बेल? नो सर। नहीं आएंगे। या फिर क्या करना पड़ेगा, पीटीआई को क्या करना पड़ेगा, पीटीआई सीटी बजाएगा, बोलेगा अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनको सबको क्लासरूम के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को कंटिन्यूअस वर्क वर्क करना पड़ेगा। तो वहां पे अब एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। तो एनर्जी जब कंजर्व होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज करता है, और जब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे मैं कहूँ आपके पास, जैसे कोई भी बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर बम या एटम बम जो भी होता है, तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्व है किसके अंदर, एटम के अंदर या एटम बम के अंदर, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो क्या करता है, डिस्पर्स कर जाता है, ठीक है ना। अपने आप आपको सिर्फ इनिशिएट करना है एक बार, बस वंस यू इनिशिएटेड, अपने आप क्या करना है, हमें बम को बस गिराना है, ठीक है ना। अब वो बाकी सारा काम वो अपने आप कर देता है। सो डिस्पर्जन ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बेटा। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे जब मैं एंट्रोपी मैंने थोड़ा बहुत बताया था ब्रीफली, ठीक है ना, बट बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं बेटा कि जब कभी भी डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अब आप समझ लीजिए, लेट सपोज क्या है हमारे पास, वाटर है, और वाटर के अंदर मैंने NaCl डाल दिया, ठीक है ना। लेट्स सपोज आप ऐसे सोचिए कि मैंने सिर्फ एक यूनिट सेल NaCl का डाला, कितना डाला, एक यूनिट सेल, ठीक है ना, राइट। अब मुझे आप बताओ, एक यूनिट सेल में Z कितना होता था NaCl का, व्हाट इज द Z ऑफ आदित्य, कितना होता था Z NaCl का? NaCl का Z हाँ एक देखिए बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट। मैं कल आपका वर्बली टेस्ट लूंगा, क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब बच्चों को बेटा सॉलिड स्टेट रिवाइज करके आना है, क्लियर है बेटा, ठीक है। मैं भूलने नहीं दूंगा बेटा आपको, हाँ ठीक है ना, राइट। तो कल सभी लोग पढ़ के आएंगे, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो आ चुके हैं सॉलिड स्टेट्स में, ठीक है ना, और कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सभी को क्या करना है, सबको सॉलिड स्टेट कल रिवाइज करके आना है, ये टिप्स पे होना चाहिए था, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। व्हाट शुड बी द Z? 4। Z कितना है, 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन NaCl इन 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना होता है, 4। आदित्य याद आया बेटा? मैंने 4 बोला है, आपने सुना नहीं। ओके थैंक यू, सॉरी, हाँ ठीक है, राइट। तो मैं सभी को कह रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, सबको कल क्लियर है बेटा, जो मैंने अभी कहा है, सबको सॉलिड स्टेट कल पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, नोट्स जितने भी हैं, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ लिखाया हुआ है, डिटेल में लिखाया है, आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करके आना है। कल हम वर्बली कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, वर्बली भी करेंगे और बोर्ड पे भी करेंगे, आप लोग भी साथ साथ करेंगे बेटा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes. जिसके पास नोट्स नहीं है, प्लीज आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, या किसी भी टॉपिक में जब आप सॉलिड स्टेट को रिवाइज कर रहे हैं, आप कॉल मी एनी टाइम बेटा, ठीक है ना, मैं आपको उसको ब्रीफ कर दूंगा जो भी आपको डाउट आ रहा है, मेरे ठीक है पास भेज देना सर। हाँ जी बेटा, मेरे पास भेज देना सर, नोट्स मेरे पास नहीं है। क्या नाम है आपका बेटा? पुनीत है सर। ठीक है पुनीत, हाँ मैं भेज दूंगा बेटा। बाकी सभी बच्चों, विभोर आपके पास है, खुशी आपके पास है? यस सर है। सर ठीक है, नोट्स मेरे को भी सेंड कर देना। ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। तो प्लीज कल सब लोग रिवाइज करके आएंगे, भूलना नहीं है बेटा, हाँ। होता क्या है, हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीजें हम भूलते जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। हम वीक में एक दिन जरूर रिवाइज करेंगे पुराना टॉपिक, सो दैट हमारे पास क्या रहे, हमारे पास रेडीमेड चीजें रहे, टिप्स पे रहे, कुछ भी तुरंत कोई पूछे तो हमें तुरंत आंसर आना चाहिए। हेलो क्लियर है बेटा साक्षी। सभी को? हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं क्या? यस सर क्लियर है। ठीक है, राइट। तो अब क्या है, जब आपने अगर NaCl का एक यूनिट सेल डाला, ऐड किया वाटर में, तो क्या करेंगे, उसके जो 4 एक यूनिट सेल में बेटा 4 Na+ होते हैं और 4 Cl- होते हैं, तो ये मुझे बताओ डिस्पर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, डिस्पर्स करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताइए बेटा। यस सर करेंगे।
सभी से, बाकी से आदित्य करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा डिस्पर्स? देवांश करेंगे सर। करेंगे? करेंगे क्यों करेंगे? सर। क्यों करेंगे? वाई? क्योंकि क्या होगा, पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे सुना है आपने, यस है ना? सर। तो हायर कंसंट्रेशन से किधर मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन। मैंने पहले ही बोला हमेशा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जब आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएंगे या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे। तो दिस मींस ये डिस्पर्स करेगा, और अगर डिस्पर्स करेगा तो मुझे बताइए एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज। इंक्रीज करेगी एंट्रोपी। सो दिस मींस इंक्रीज करेगी, तो डेल्टा एस का साइन क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? यस। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, राइट? ठीक है। अब डेल्टा एस तो पॉजिटिव है बेटा इसका, ठीक है ना, राइट, सॉल्ट का, राइट। और अगर मैं डेल्टा एस का साइन तो पॉजिटिव हो गया, और हमें गिवन है बेटा कि जो डेल्टा एच है वो गिवन था आपको कि वो पॉजिटिव है, आपको नहीं पता था बट इट इज गिवन टू यू, ये गिवन था आपको। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, ये जो क्वांटिटी है T इंटू डेल्टा एस, नेट क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी ये क्या है? ये तो पॉजिटिव होगी ये वाली क्वांटिटी, और ये माइनस, और ये कितना था बेटा? ये क्या था? ये नेट क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई कि नहीं हो गई? टी डेल्टा एस, क्योंकि टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में रहना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है यस बच्चों? सर। सो दिस मींस जो डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो दिस मींस क्या होगा, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव तभी होगा बेटा जब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाए, है कि नहीं? ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाए तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस मींस होता क्या है बेटा, NaCl के लिए जो T डेल्टा S की वैल्यू होती है वो डेल्टा X से बड़ी होती है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, T डेल्टा S की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होती है किससे बेटा? डेल्टा H की वैल्यू से। तो जो भी सॉल्ट बेटा, जो भी सॉल्ट है ना, जिसमें अगर कोई सॉल्ट सॉल्युबल है, अगर कोई सॉल्ट सॉल्युबल है, ठीक है ना, राइट, और उसकी कंडीशन ऐसी है कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी है, सो वो तभी सॉल्युबल होगा बच्चों जब क्या होगा? टी डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होगा? डेल्टा एच के बराबर होगा। कहने का ये मतलब है अगर कोई सॉल्ट, जैसे आपने सॉल्ट को पानी में ऐड किया, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा तो वो एक्सोथर्मिक हुआ कि एंडोथर्मिक हुआ? अगर आपने कोई सॉल्ट वाटर में ऐड किया तो एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ बच्चों? पहले बताइए। सर सॉल्ट पे डिपेंड करता है ना। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूं, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है वैसे कह रहा हूं तो एक्सोथर्मिक होगा। यस सर। ठीक है ना, राइट। कहने तो एक्सोथर्मिक कब होगा बेटा? अगर कोई एक्सोथर्मिक तभी होगा जब वो सॉल्युबल करेंगे, मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। डेल्टा एच का मतलब क्या? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव। यस हमें सर। कैसे पता चलेगा कि क्या है, राइट? आपने पानी में आपने कोई सॉल्ट डाल दिया, अगर आप उसको टच कर रहे हैं ग्लास को, और अगर आपको गर्म महसूस हो रहा, दिस मींस एनर्जी रिलीज हो रही कि एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों? बताइए। अगर आपने क्या करा, कोई नमक ली, आपने क्या करा, कोई वाटर लिया किसी ग्लास में और उसमें कोई सॉल्ट डाल दिया आपने, अगर आपको गर्म महसूस हो रहा, दिस मींस क्या हो रहा? एनर्जी रिलीज हो रही होगी, है कि नहीं बच्चों? यस सर। है ना? ठीक है, राइट। देखिए क्या मतलब है, आपने जब कोई सॉल्ट, हमने लेट्स सपोज सॉल्ट पानी के अंदर डाला, mx हमने पानी के अंदर ऐड कर, सो दो एनर्जी थी इसमें, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। लेट्स सपोज लैटिस एनर्जी कितनी थी? +10 किलो जूल, और ये +15 किलो जूल। तो मुझे बताइए, सॉरी माइनस, इसमें कंज्यूम कितनी हो गई? इस प्रोसेस में कंज्यूम कितनी हुई? 10 किलो जूल। 10 किलो जूल कंज्यूम हो गई, तो रिलीज कितनी होगी? जो बची हुई वो रिलीज हो जाएगी। 5 कितनी किलो रिलीज होगी? 5 कितनी किलो रिलीज जूल। होगी? 5, है ना बेटा? 10 कंज्यूम हो गई, टोटल कितनी रिलीज हुई थी? 15। अब 15 में यस से 10 तो कंज्यूम हो गई, तो यस बची सर। कितनी रह गई? 5 बची रह गई कि नहीं रह गई? यस माइनस।
तो बची हुई क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। बाकी बच्चों बताइए बेटा। यस सर। Yes. खुशी क्लियर है बेटा, आपको खुशी क्लियर है, यस सर क्लियर है। राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, जब एंथैल्पी सॉल्यूशन नेगेटिव का मतलब यही है बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी से है, और सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल, क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल, ठीक है, राइट। तो ये कंडीशन थी किसकी, एक्सोथर्मिक की। और अगर एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक तब होगा जब लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी हो जाए, और ये तभी सॉल्युबल होगा, ऐसा सॉल्ट तभी सॉल्युबल होगा बच्चों जब T डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा H होगा, तभी सॉल्युबल। बात समझ में आई, दोनों कंडीशन बेटा। Yes, sir. ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक है तो ये तो क्लियर है कि हाइड्रेशन ग्रेटर देन लैटिस होगा तो सॉल्ट सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर एंडोथर्मिक हो जाए तो कंडीशन ये रहेगी, और ये सॉल्युबल तभी होगा जब T डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी होगी। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है सभी को। यस सर। एक ही बच्चा बोल रहा है बेटा, बाकी बच्चे बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, राइट, कि जो NH4Cl है, NH4Cl का जो एंथैल्पी और जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो ये किस केस में सॉल्युबल होगा, ये किस केस में सॉल्युबल होगा, अगर NH4Cl का डेल्टा एंथैल्पी जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है ये, तो ये कब सॉल्युबल होगा बच्चों, सामने कब सॉल्युबल होगा ये, Endothermic को. हाँ, तो ये क्यों रिपीट सॉल्युबल करना होगा, क्या? मैं कह रहा हूं कि हमने NH4Cl को पानी में ऐड किया, ठीक है ना, राइट, एनर्जी क्या हुआ, ये डेल्टा जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव गिवन है, तो वाई इट इज Yes. सॉल्युबल, या कब सॉल्युबल होगा, ये क्यों सॉल्युबल होगा, इसका T डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा होगा। एक्सीलेंट। तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक नेचर का था, एंडोथर्मिक का मतलब यही है कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी रही होगी, ठीक है ना, और इसका मतलब ये सॉल्युबल तभी होगा जब इसका T डेल्टा ग्रेटर देन किससे रहा होगा, डेल्टा एच से रहा होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। तो समरी यही है बेटा कि अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक तभी होगा जब हाइड्रेशन ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्युबल ही होने वाला है। लेकिन अगर क्या है, सॉल्ट क्या है, एंडोथर्मिक है, जिसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव तभी आया होगा जब लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी रहा होगा, तो ये तभी सॉल्युबल होगा व्हेन T डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या रहा होगा, डेल्टा एच रहा होगा। कोई डाउट बेटा अभी बताइए, कोई डाउट, दिव्यांश No, क्लियर है sir. बेटा आपको, आदित्य क्लियर है, खुशी क्लियर है बेटा आपको, Yes, sir. यस सर ठीक क्लियर है, है। पुनीत क्लियर है, सान्या आपको क्लियर है, यस सर। यस सर। विभोर स्वास्तिक बेटा यस सर। करेक्ट है, ठीक है। तो ये कल का टॉपिक था बेटा, कल के टॉपिक पे एक और हमने टॉपिक डिस्कस किया था, मैं उसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। नोट्स भेज देना ग्रुप में। हाँ जी बेटा, नोट्स। हाँ जी नोट भेज दूंगा बेटा ग्रुप में, ठीक है, मैंने कल भी भेजे थे, मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर का, क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, राइट। इससे पहले बेटा मैं एक दो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। जो लिक्विड्स होते हैं बेटा यूजली, या सब्सटेंस को जो है, जितने भी सब्सटेंस है बेटा उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं मेनली इस चैप्टर के लिए, एक को बोलते हैं वोलेटाइल और एक को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल।
वॉलेटाइल सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम लोग? हाउ वी विल डिफाइन वॉलेटाइल सब्सटेंस? कैसे डिफाइन करेंगे बेटा वॉलेटाइल सब्सटेंस को? कौन बताएगा? हाउ यू डिफाइन वॉलेटाइल सब्सटेंस? तो उधर जिसे वेपोराइज होते हैं सर। हाँ, मतलब हम ऐसे कहेंगे वो सब्सटेंस जिसमें वेपर्स बनाने की टेंडेंसी है, that is known as volatile substance. So the substance which have tendency to form a vapor is known as a volatile substance. और जिसमें क्या होगा, जिसमें टेंडेंसी नहीं होगी वेपर्स बनाने की, उसको क्या कहेंगे हम? नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू वेपोराइज। टेंडेंसी नहीं, वेपोराइज नहीं बोलेंगे, वेपर्स बनाने की टेंडेंसी को। हाँ, वेपोराइज ही इनडायरेक्टली वही है। तो सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, टू फॉर्म वेपर्स, उसको क्या बोलेंगे हम? वॉलेटाइल सब्सटेंस, राइट? ठीक है। तो क्या वाटर वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है? यस यस सर। वाटर वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, यस। ठीक है ना, राइट? वाटर क्या करता है? वेपर बनाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, राइट? तो यूजुअली इस चैप्टर में बेटा, हाँ इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर सारे लिक्विड वॉलेटाइल नहीं होते जी, ठीक है। जैसे हनी हो गया, क्या हनी वॉलेटाइल होता है? नो नहीं, हनी वॉलेटाइल नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ग्लिसरॉल होता है या ग्लिसरीन होता है, वो वॉलेटाइल नहीं होता। तो यूजुअली क्या होते हैं, सारे लिक्विड्स वॉलेटाइल नहीं होते, दे डज नॉट हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, ठीक है ना, राइट? सर पेट्रोल। हाँ जी, हाँ, पेट्रोल एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, बिल्कुल। तो हम ये यहाँ पे इस चैप्टर के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो भी हम लिक्विड पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में, मैं इस चैप्टर की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो जितने भी लिक्विड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम वो मान के चलेंगे कि दे ऑल आर वॉलेटाइल। तो जनरल वर्ड बोल रहा हूं मैं, लिक्विड्स आर वॉलेटाइल। तो जितने भी हम लिक्विड पढ़ने वाले हैं या लिक्विड जो हमें आने वाले हैं इस चैप्टर में, दे ऑल आर वॉलेटाइल। तो यूजुअली हम यहाँ पे लिखेंगे, जनरल स्टेटमेंट है कि लिक्विड्स आर वॉलेटाइल। इस चैप्टर के लिए हम सारे लिक्विड्स को क्या मानेंगे? वॉलेटाइल मानेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, कुछ लिक्विड्स नॉन वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। बट हम इस चैप्टर के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड्स हैं उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? वी एज्यूम इट दैट ऑल लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, ठीक है ना, राइट? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो है बेटा जिसमें टेंडेंसी नहीं होगी, क्या है? वेपर्स बनाने की। तो हम कहेंगे द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट have tendency to form vapor, ठीक है, राइट? जिसमें टेंडेंसी नहीं होगी वेपर्स बनाने की। तो यूजुअली हम क्या कहेंगे, जो भी सॉलिड्स हैं बेटा, सॉलिड्स डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। अगर आप NaCl ले लें या शुगर ले लें या यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, कुछ भी आप ले लें, तो यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जनरल वर्ड नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, बट एक जनरल परसेप्शन है, ठीक है ना, कि जो सॉलिड्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं और लिक्विड्स क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। तो यूजुअली इसमें हम लिखेंगे सॉलिड्स, क्या लिखेंगे? तो हम सॉलिड्स का अज्यूम करके चलेंगे क्या है वो? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक मिनट अब पापा। क्लियर है बच्चों? वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट? तो लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल मान के चलेंगे और सॉलिड्स को क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना, राइट? अच्छा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वॉलेटाइल मतलब, वॉलेटाइल का मतलब वेपर बनाना, वेपर बनाने का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय वेपर्स बनाने का? उधर कहाँ से लग रही है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, राइट? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास क्या था? लिक्विड था, तो पार्टिकल ऐसे दूर नजदीक नजदीक थे, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। आपने क्या करा? इसको वेपर्स बना दिए। वेपर्स बना दिए मतलब क्या हो गया? अब ये दूर दूर चले गए, तो इसका मतलब अब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एज्यूम करेंगे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो कहने का ये मतलब बेटा कि वो आपको पार्टिकल को, यहाँ पे ये पार्टिकल और इस पार्टिकल को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पार्टिकल इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है और ये पार्टिकल भी इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है। मतलब इसको इससे लेना देना नहीं है, इसको इससे लेना देना नहीं है।
मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा रिपीट यहाँ करना, पे। हाँ जी, रिपीट करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये लिक्विड था, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े नजदीक नजदीक थे, ठीक यस है, सर, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यस अब सर, वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया तो मान के चल रहे हैं कि गैस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। यस सर। तो कहने का ये मतलब है इसको इससे कुछ लेना देना नहीं है और इसको इससे लेना देना नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ना, राइट। Yes. तो वेपर बनाने की टेंडेंसी को सिंपली कह दें कि जब इसमें जिस भी लिक्विड में पार्टिकल्स बनाने की टेंडेंसी हो जो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की टेंडेंसी हो, दैट इज नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस। बात समझ में आई, क्या करेक्ट डेफिनेशन है? यस सर। ठीक है ना, वो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, इंडिपेंडेंस का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब ही गैसियस पार्टिकल है, इज नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस। तो हम क्या लिखें वोलेटाइल सब्सटेंस को, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। और ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना, आगे जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक, ठीक है। तो सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर है बेटा, क्लियर है वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है सभी बच्चों को बेटा? यस सर। ठीक है, दिव्यांश, पुनीत बेटा क्लियर है आपको? सान्या, Yeah. स्वातिक, यस सर। विभोर क्लियर है बेटा? सर एक बार ही रिपीट कर दो, थोड़ा सा पीछे का करते वो बेटा, कलेक्शन देखिए चला गया क्या था। है, ये लिक्विड है बेटा, हाँ ये लिक्विड है, तो इसके पार्टिकल जो होंगे इनके बीच में कुछ विभोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए, यस सर। है ना, लिक्विड। लेकिन जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इसका मतलब दे आर बिहेविंग एज अ गैस, ठीक है। तो गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस है, और आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं बेटा, राइट। लेट्स सपोज ऐसे सोचिए कि सब एक आप हम जो जितने 8 लोग हैं, 8 के 8 लोग एक क्लासरूम में हैं, तो हमारे बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, आप सब अपने अपने घर चले गए, तो मुझे बताइए क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा? क्या क्या कुछ क्या कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा? नो सर। नहीं बचा, Sorry. क्योंकि सब लोग अपने अपने मतलब- घर चले गए, दूर दूर हो गए। अब इसका मतलब क्या होगा, इस पार्टिकल को इससे लेना देना नहीं है, इस पार्टिकल को इससे लेना देना नहीं है। सो ये इंडिपेंडेंटली आप अपने घर पे होगे, स्वास्तिक अपने घर पे होगा, सो दिस मीन स्वास्तिक को आपसे लेना देना नहीं, आपको उससे लेना देना नहीं, तो आप दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। सो दिस मीन्स क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस इंडिपेंडेंट पार्टिकल बनाने की जिसमें टेंडेंसी होगी, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का मतलब गैस पार्टिकल्स बनाना या वेपर्स बनाना, उसी को हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस कहेंगे। बात क्लियर है बेटा सभी को? Yes sir. बोल नहीं रहे बेटा कोई भी? यस सभी सर, लोग क्लियर है। ठीक है, राइट। प्लीज बताइए बेटा, हाँ तभी थोड़ा पता भी चलेगा, क्योंकि हम क्लासरूम में तो है नहीं, ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं चलता एक्चुअली बेटा। हाँ क्लियर है सभी को? यस सर। आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, हाँ खासतौर से टीचर के लिए, हमें मुझे नहीं पता क्या रहेगा लगता है ऑफलाइन कब तक शुरू हो जाएगी? बेटा, वो तो सरकार ही बताएगी, अभी तो शायद 1 हफ्ते का है, अब होपफुली देखते हैं बेटा क्या रहता है। 2-3 महीने बाद। हाँ जी, 2-3 महीने लगेंगे सर अभी। 2-3 महीने लगेंगे? नहीं 2-3 महीने तो नहीं लगेंगे, बट हाँ मुझे लग रहा है ये महीने तो नहीं खुलने वाला, मुझे लगता है जहां तक। नहीं सर, लगेंगे 3 महीने बड़े आराम से। ओके चलिए बेटा, हाँ ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा, ये टॉपिक क्लियर है अभी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है, राइट। तो देखिए क्या है, हाँ तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वेपर फेज। क्या डिस्कस कर रहे हैं? वेपर फेज।
ठीक है राइट। अब क्या है वेपर प्रेशर। तो लेट्स सपोज क्या है हमारे पास कोई लिक्विड है, किसी कंटेनर में हमने कोई लिक्विड ले लिया बेटा, वी हैव टेकन सम लिक्विड इनटू अ कंटेनर, ठीक है राइट। अब लिक्विड क्या होगा, अभी हमने बोला लिक्विड हैज टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स बेटा, है कि नहीं, ठीक है राइट। लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। आदित्य क्या कह रहे हो बेटा आप? कुछ नहीं आदित्य आप सर, कुछ कह रहे थे बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है राइट। तो लिक्विड होगा। अब लिक्विड क्या होगा बेटा, लिक्विड में दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल जो सरफेस वाला है और एक पार्टिकल बल्क में। जो बल्क वाला होगा बेटा वो इक्वली अट्रैक्टेड होगा चारों तरफ से, उस पे चारों तरफ का इक्वल फोर्स लग रहा होगा, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 लग रहा होगा, मतलब वो चारों तरफ से इक्वली घिरा होगा सभी तरफ से, राइट। लेकिन जो सरफेस वाला पार्टिकल है वो कितने, सिर्फ 3 तरफ से घिरा होगा। इसका मतलब जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है इस पे जो नेट फोर्स है, ठीक है ना राइट, वो कम लग रहा होगा, इस पे नेट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ होगा, ठीक है ना राइट। तो ये क्या होगा पार्टिकल, हम इसको कहते हैं ये पार्टिकल थोड़ा अनस्टेबल होगा और ये पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो होता क्या है बेटा, लिक्विड के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो होगा क्या, जो कोई पार्टिकल जो यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, वो कभी ना कभी इस पार्टिकल को हिट करेगा, इसके पास कोलाइड करेगा, और जैसे ही कोलिजन करेगा तो अगर कोलिजन इतना इफेक्टिव हुआ ये पार्टिकल इसको निकाल के यहाँ बाहर खड़ा कर दे, ठीक है ना राइट, क्या होगा, ये कोलिजन इतना इफेक्टिव हो कि ये पार्टिकल सरफेस छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या बन जाएगा, इसका वेपर्स बन जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वेपर्स आर फॉर्म्ड। होता क्या है, जो बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को किक करते हैं, जिससे पार्टिकल सरफेस को छोड़ के किस में चला जाता है, वेपर्स में चला जाता है, मतलब ऊपर सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस के ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसे ही ऐसे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जो बल्क में, जो सरफेस से निकल के कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, मतलब क्या है, इसके सरफेस को छोड़ दिया है। अब अगर ये पार्टिकल्स ऐसे हैं तो मुझे बताइए क्या इस केस में जो वेपर्स जो बन रहे हैं, जो पार्टिकल्स बन रहे हैं, क्या ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, विल दे एक्सर्ट सम प्रेशर और नॉट? नो सर, क्योंकि ओपन है ये। क्योंकि ओपन कंटेनर है, ओपन में तो सिर्फ एक ही प्रेशर लगता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। तो होगा क्या बच्चों, ये क्या करते हैं, इस कंटेनर को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने कंटेनर क्लोज कर दिया, विल नाउ दे एक्सर्ट अ प्रेशर और नॉट बच्चों, क्या अब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? यस सर। यस राइट, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा, प्रेशर गेज लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रेशर गेज लगा दिया, ठीक है राइट। प्रेशर गेज मतलब वो जो प्रेशर नापता है बेटा, हाँ ठीक है ना राइट, तो साइकिल वाला या पंचर वाले के पास होता है, ठीक है ना राइट। अब होगा क्या बेटा, ऐसे धीरे धीरे मोर वेपर्स बनते चले जाएंगे, तो मोर वेपर्स बनेंगे तो इनके बीच में मोर कोलिजन होगा, और कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा बेटा, ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक जगह पे जाके रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना राइट। कांस्टेंट कब होगा बेटा, क्यों होगा कांस्टेंट, उसके पीछे रीजन ये है कि क्या होगा, शुरू में तो एक प्रोसेस हो रहा था जिसमें लिक्विड पार्टिकल सरफेस को छोड़ के किसमें जा रहे थे, वेपर्स में जा रहे थे, जिसको हम कह रहे थे इवेपोरेशन। क्या कह रहे थे हम, इवेपोरेशन कह रहे थे। तो इनिशियली क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे वेपर्स बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो जब आपस में कोलिजन करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे, और लूज करेंगे तो एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो इनिशियली तो सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था, बट आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा कि जितने पार्टिकल लिक्विड से छोड़ के वेपर्स में आ रहे थे उतने ही पार्टिकल्स वेपर से किस में आएंगे, लिक्विड में आएंगे। कहने का ये मतलब है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, उस टाइम पे ये जो प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट हो गए। लेट्स सपोज इनिशियली कितने थे, 100 पार्टिकल्स वेपर्स में, अब क्या हुआ,
5 नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे भी कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। उस टाइम के प्रेशर को, इस टाइम के प्रेशर को जब ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा उसको क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by the vapors on the surface of a liquid when rate of evaporation is equal to rate of condensation। क्लियर है बच्चों क्या है वेपर प्रेशर? यस सर। सभी को बेटा वेपर प्रेशर क्लियर है? क्या है वेपर प्रेशर? क्लियर है। सभी बच्चों को बेटा ये क्लियर होना चाहिए बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा वेपर प्रेशर। ठीक है, राइट। सर जब हम वेसल क्लोज कर रहे हैं तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम रहेगा? हाँ जी बेटा, क्लोज कर देंगे तो भी। इवेपोरेशन किसकी चीज पे डिपेंड करता है बेटा, इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, या नेचर ऑफ लिक्विड पे, ठीक है ना, या फिर किस पे, सरफेस एरिया पे, या फिर क्या ह्यूमिडिटी पे, या जो गर्मी हो गई या हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, या विंड के डायरेक्ट, विंड का जो वो होगा, फ्लो होगा उस पे। तो क्या इनमें से कोई भी चीज हमने चेंज करी है? क्या हमने टेम्परेचर चेंज किया? नहीं। क्या हमने लिक्विड चेंज किया? नहीं। क्या हमने सरफेस एरिया चेंज किया? नहीं। क्या हमने ह्यूमिडिटी चेंज करा? नहीं। ठीक है, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है बेटा, वी हैव चेंज नथिंग। ठीक है ना, राइट। तो इसलिए जो इवेपोरेशन है वो शुरू से आखिरी तक कांस्टेंट ही रहने वाला है। कहने का मतलब जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो सिर्फ एक ही चीज हो रही थी, इवेपोरेशन, और वो इवेपोरेशन क्या था, कांस्टेंट था, राइट। इस केस पे इनिशियली आपको सिर्फ क्या मिल रहा था, लिक्विड मिल रहा था एट टाइम t इक्वल टू 0। लेकिन टाइम एनी t1 टाइम पे, किसी भी टाइम पे, अब आपके पास जो इवेपोरेशन था वो तो कांस्टेंट था थ्रू आउट, बट जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अब इस केस में आपको लिक्विड प्लस वेपर दोनों मिलेगा, और थोड़ी देर बाद जिसको हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे, TEQ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, TEQ, तब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। ठीक है ना, यहाँ भी हमें लिक्विड प्लस वेपर मिलेगा, बट इस टाइम का प्रेशर, इस टाइम के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन आया तब हम उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को वेपर प्रेशर में? नो सर। करेक्ट है, ठीक है, राइट। राइट, तो हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था कल की क्लास में कि जो रेट ऑफ जो इवेपोरेशन है, ये रेट है इधर, इधर वर्सेस टाइम है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन तो थ्रू आउट क्या बेटा, कांस्टेंट है, बट जो कंडेंसेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एक टाइम पे इवेपोरेशन के बराबर हो जाएगा। इसके बाद, इस टाइम के बाद, इसको क्या बोल रहे हैं, TEQ, इस टाइम के बाद का जो प्रेशर होगा इसको हम क्या कह रहे हैं, वेपर। ठीक है, राइट। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया? अगर हम प्रेशर गेज नहीं लगाते हैं तो क्या हम बता सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि अगर हमने ये प्रेशर गेज नहीं लगाया है, क्या हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कब अचीव हो रहा है? नो सर। नहीं बता सकते। बस ऊपर लिक्विड फॉर्म होता रहेगा इवेपोरेशन से, अगर कंटेनर क्लोज हुआ तो। ओके, हम ऐसे कह दें अगर ये ग्लास कंटेनर हो आदित्य, तो क्या इसका इस कंडीशन में लेवल कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हाँ ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो है ना? जाएगा। हमने क्या कहा, अगर ये ग्लास कंटेनर है बच्चों और मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, तो जितने पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहे थे उतने पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, एक टाइम पे इसका लेवल कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा सर। और लेवल कांस्टेंट होने का मतलब ही क्या है, क्या अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, है ना। और उस टाइम पे प्रेशर अगर हम नापेंगे तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो बात समझे, हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर में कंटेनर हमेशा क्या रखना है, क्लोज रखना है। दूसरी बात, कंटेनर का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस टाइम का जो प्रेशर होगा, और ये प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
उस टाइम के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो मैंने अभी बात बोली बेटा, लेवल वाली बात क्लियर है सभी को? यस सर। विभोर, स्वास्तिक, सान्या, यस सर। Yes, sir. क्लियर है? देवांश आपको क्लियर है बेटा? देवांश आपको क्लियर है? पुनीत आपको क्लियर है बेटा? नहीं, चलिए हाँ क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो दिस इज अ वेपर प्रेशर, ठीक है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, राइट। मैंने नोट्स भी भेजे थे बेटा कल की क्लास में। हाँ जी बेटा, देवांश बोलिए, क्या डाउट है, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो बेटा, कोई अगर डाउट है तो। नहीं, मैंने कंटेनर बेटा क्लोज रखना है, मैंने कंटेनर ओपन नहीं बोला है दिव्यांश, मैंने कंटेनर क्लोज बोला है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है इज ऑलवेज, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में ही मेजर करेंगे बेटा। तो वी मेजर क्या, वेपर प्रेशर ऑलवेज इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। व्हेन वेपर प्रेशर इज मेजर्ड, then level of liquid will become constant, वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, राइट। थर्ड पाथ है, वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है, जब क्या होगा, प्रेशर आपको तभी मेजर करना है जब लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर्स। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस वेपर प्रेशर इज measured when liquid is in equilibrium with vapors, ठीक है। इनडायरेक्टली कह दें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। लास्ट पार्ट, जो वेपर प्रेशर है, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, it is a maximum value of pressure when liquid is in equilibrium with vapors, ठीक है, राइट। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ क्लोज कंटेनर, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में अचीव होता है। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड व्हेन लिक्विड लेवल या लेवल ऑफ लिक्विड बिकम्स कांस्टेंट, जो कि अभी मैंने बोला था। वेपर प्रेशर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस वेपर प्रेशर इज मेजर्ड व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, ठीक है, राइट। इनडायरेक्टली कहने का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। और लास्ट पॉइंट है बेटा, वेपर प्रेशर इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट इन पॉइंट्स में, यहाँ तक कोई पॉइंट्स में डाउट किसी बच्चे को बेटा, प्लीज बोलिए। नो सर। नोट कर रहे हैं बेटा आप लोग साथ साथ में कि बाद में नोट करेंगे, जैसे कैसे कर रहे हैं आप लोग? Sir, आप भेज देना। ठीक है ना, राइट। अगर ऐसे सोचो, ऐसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना, राइट। ये क्लोज कंटेनर है बेटा, यहाँ पे सिर्फ गैस है, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे और सिर्फ गैस है, और ये जो प्रेशर की रीडिंग है ये कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है। लेट्स सपोज 360 mm दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 360 mm। तो क्या इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं? क्या हम इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कह सकते हैं? 360 mm Hg होता तो वेपर प्रेशर ही है।
मैंने क्या बोला आदित्य कि ये कंटेनर क्लोज्ड है और इसमें सिर्फ वेपर्स हैं और उस वेपर्स का जो प्रेशर है वो 360 दिखा रहा है, तो क्या हम इसको वेपर प्रेशर कहेंगे? नहीं सर, नहीं क्योंकि कहेंगे। क्यों? Yes. क्योंकि यहाँ पे क्या लिक्विड है आदित्य? वही क्या तो लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे? मेंटेन हो रहा। यस सर। तो यहाँ पे लिक्विड नहीं है बेटा। Yes, ये sir. हमेशा ऐसा होगा, एटलीस्ट एक ड्रॉप, एटलीस्ट क्या है, मिनिमम एक ड्रॉप लिक्विड का होना ही चाहिए। अगर मान मतलब लो यहाँ पे condition- एक ड्रॉप होता और 360 mm में प्रेशर होता बिल्कुल, तो हाँ तब हम कहते हैं, हाँ तब हम कहते हैं वेपर प्रेशर है। क्यों सर? अब क्योंकि क्यों- वेपर ज्यादा क्यों- है और लिक्विड एक ड्रॉप है। मुझे equilibrium बताओ पास में। क्या कंडीशन आपने जब 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ा, लेट्स सपोज ए गिव्स बी, ऐसे पढ़ा है। यस तो सर। क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि इन दोनों का जो कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट वो इक्वल होना चाहिए? नहीं सर, 1 और 0 लेके करते थे। नहीं, 1 और 0 नहीं, तुम अभी भी गलत बोल रहे हो बेटा। मुझे तो ये जो है ए और बी, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या ए और बी इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब इनकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो या अमाउंट सेम हो? ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की? नो नो सर, सर, नहीं। क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की? रेट बराबर होता है उधर, इधर से नहीं, उधर जाना। रेट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, या रेट तो अलग बात है, रेट को बाद में इंटरप्रेट करेंगे। When Yeah, concentration pressure of of A A. and B becomes constant, may or may not be equal, इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी, दैट इज नॉट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद इनका जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है दैट विल बिकम अ कांस्टेंट। हो सकता है ये 90 हो और ये सिर्फ 1 हो, या ये 90 हो ये 1 हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसंट्रेशन शुड बिकम कांस्टेंट आफ्टर अचीविंग अ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जितना ए से बी बन रहा होगा उतना बी से ए भी बन रहा होगा, है कि नहीं? सर अब हमें ऊपर वाले केस में क्या पता कि कंसंट्रेशन इक्वल है या नहीं है? किसमें? जो ये आपने दिया है गैस पार्टिकल है मैंने सारे। तो यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ गैस बोला था बेटा। नहीं, अगर मान लो लिक्विड होता थोड़ा सा। हाँ लिक्विड होता, तो अगर यहाँ पे लिक्विड, अगर इक्विलिब्रियम, अगर ये लिक्विड होता है बेटा, है ना, यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता है बेटा, तो ये जो लिक्विड होगा ये यहाँ बचता ही नहीं, ये या तो वेपोराइज कर जाता या लिक्विड और वेपर्स बन जाते। ठीक है सर। ये जब लिक्विड यहाँ पे है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो रहा होगा? ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कुछ वेपर्स लिक्विड में आ रहे होंगे, कुछ लिक्विड्स वेपर से लिक्विड्स में जा रहे होंगे, तभी तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हुआ ना बेटा। यस सर। अब अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे एक ही ड्रॉप है, यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, अब एक ड्रॉप का ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का मतलब ही ये है कि ठीक इससे है, कुछ sir, पार्टिकल वेपर्स में जा रहे हैं और वेपर से कुछ पार्टिकल इस ड्रॉप में आ रहे हैं। यस सर। तो ये अगर वैल्यू कांस्टेंट ना होती तो? क्या कह रहे हो बेटा? वैल्यू कांस्टेंट ना होती तो नहीं हाँ, होता। तब हम वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, देन वी ओनली से अ प्रेशर, वी विल नॉट कॉल इट एज एन वेपर प्रेशर। ओके सर। हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर का मतलब ये है बेटा, व्हेन कंडेंसेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन, या व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, तभी। ओके। और ये तभी, तब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर यहाँ पे एक भी ड्रॉप गैस है या एक भी पार्टिकल गैस है और बाकी सब लिक्विड है और ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो भी हम उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। या फिर एक ड्रॉप लिक्विड है, बाकी सारा का सारा वेपर है, ठीक है ना, और ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो भी हम वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? पहले Yes. बताइए बेटा। यस सर, आ गई। सभी बच्चों को बेटा, यस सर। सभी को, विभोर, स्वास्तिक, सान्या, खुशी, यस सर, क्लियर है। यस विभोर आपको क्लियर है बेटा? स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। दिव्यांश आपको क्लियर है? पुनीत? यस सर। ठीक है, राइट। तो कहने का ये मतलब बेटा, अगर एक भी ड्रॉप लिक्विड है, बाकी सारा का सारा अमाउंट इक्वल होने से लेना देना नहीं है, अमाउंट शुड बी कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या है? जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब अमाउंट कांस्टेंट हो ही गया। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता
सो दिस मीन्स क्या होता है, ये तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं फिर, क्योंकि अमाउंट ही कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, Yes. राइट। तो अगर एक भी ड्रॉप लिक्विड है, बाकी सब गैस है, या ठीक है ना, बाकी सारा लिक्विड है, एक ही ड्रॉप क्या है, एक भी पार्टिकल गैस में है, बट ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो हम कहेंगे दैट प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? क्लियर है? राइट, ठीक है। No. सर इसके नोट्स भेज देना। नोट्स भेज रहा हूँ बेटा। हम एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, Yes, उसके बाद sir. फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे बेटा। ओके सर। ठीक है, राइट। देखिए क्या है, लेट्स सपोज क्या है, हमने ये केस डिस्कस किया था कि ये लिक्विड है और इसके कुछ वेपर्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या रिएक्शन लिखेंगे? H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड क्या और वेपर्स क्या इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, बताइए? होगा सर, है ना? कंसंट्रेशन। ठीक है ना, राइट। अब ठीक है, राइट। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन Kp यस सर, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इन वेपर अपॉन H2O इन अपॉन, लिक्विड। हाँ, तो क्या होता है Kp, क्या होता है बेटा, या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस तो सर। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, क्योंकि Kp लिख रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, दिस मींस यहाँ पे हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स अपॉन प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। है यस कि नहीं सर। बेटा? ऐसे लिख Yes. सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, बताइए? लिख सकते हैं सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होगा वो 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा सर। यस सर। दिस मींस द प्रेशर ऑफ H2O जो लिक्विड होगा उसका एक्टिव मास आपको 1 लेना है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, राइट। वे प्रेशर हो या कंसंट्रेशन हो बेटा, हाँ, आपको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कितना लेना है? 1 लेना है। तो दिस मींस इट इज 1। सो दिस मींस Kp इक्वल टू क्या हो गया बेटा? H2O वेपर्स हो गया कि नहीं हो गया, बताइए? सर मेरी बात सुनो, जैसे अगर कोई रिएक्शन है कि मान लो कि वेपर्स वो लिक्विड दे रहा है, मतलब अपोजिट ठीक है। है, वेपर्स लिक्विड दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसका मेरे ख्याल से उसमें लिक्विड की 1 नहीं होती ना, सॉल्वेंट साइड होती है सिर्फ 1, या हमेशा 1 होती है? देखो क्या है बेटा, अगर क्या है, मैं सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ बेटा। अगर रिएक्शन में आदित्य, हाँ, या बाकी बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो पूछा हुआ है, इसका एक ही स्टेटमेंट है। अगर रिएक्शन में बेटा कहीं भी एक भी कंपोनेंट गैस है, क्या है, अगर Gas. रिएक्शन में कहीं भी एक भी कंपोनेंट गैस है, तो बाकी जितने भी सॉलिड और लिक्विड अपीयर हो रहे होंगे उन सबका एक्टिव मास 1 लेना है आपको, बट एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए। यस सर। मैं सर रिपीट हमने कर रहा हूँ पता बेटा, क्या करवाया था? ये बहुत हम इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई भी एक गैस अपीयर हो रहा है, एक भी, बाकी सारे के सारे सॉलिड और जो लिक्विड अपीयर होंगे उन सब का एक्टिव मास 1 लेना है आपको। सर हमने करवाया था कि सॉलिड्स का तो 1 ही लेना है और गैसेस का निकाल लेंगे, और लिक्विड अगर सोलवेंट साइड में है ना, मतलब सोलवेंट साइड देखो में लिक्विड है तो 1 लेंगे। नहीं, देखो है ना, क्या कहते हैं आदित्य, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेटमेंट। वो जो है ना, ये जो आप कह रहे हो वो तभी पॉसिबल है या उस केस में पॉसिबल होता है जब सारा का सारा मीडियम एक्वस हो। क्या हो? एक्वस हो। ओके सर। ठीक है ना, अगर एक्वस नहीं है तो नहीं लेना है सर आपको। एक्वस में ही बोला था लेने के लिए 1। क्या कह रहे हो? एक्वस में ही बोला था 1 लेने के लिए सॉलिड हाँ, का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्वस है बेटा तो उस केस में आप 1 नहीं लेंगे अगर सारे के सारे एक्वस है। लेकिन अगर कोई एक भी लिक्विड आ जाए, लिक्विड मतलब एक भी गैस आ जाए, तो उस केस में एक्टिव मास बाकी सबका 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, राइट। जैसे ऐसे लिखा मैंने CuSO4 डॉट 5H2O, ये एक सॉलिड है, हमने इसको हीट किया और यहाँ मिला CuSO4 सॉलिड प्लस हमें मिल गया 5H2O वेपर। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड बट एक गैस आ गया, तो बाकी सॉलिड का एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1। तो आप जो Kp लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2O, इसकी पावर कितना? 5।
क्लियर है? क्लियर है आदित्य? क्लियर है बेटा ये सभी को? यस सर। ठीक है, राइट। बाकी उसका वन, बाकी सबका वन हो जाएगा। जैसे मैं इसमें कह दूं, देखिए यहाँ, ठीक है, राइट, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए CH3COOH, ठीक है ना, प्लस C2H5OH gives CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड और ये लिक्विड। अब बताइए क्या सभी का एक्टिव मास 1 होगा इस केस में? इसमें कोई गैस तो है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या एक्टिव मास 1 लेंगे किसी का भी हम? नो सर। नहीं लेंगे, यहाँ पे किसी का भी एक्टिव मास हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड हैं और सबका एक्टिव मास आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी गैस नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। यस लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता बेटा, इसको वेपर बना देता, अब आप क्या करते? तो फिर सब लिक्विड का मान लेते और उसका एक्टिव मास लेते। उसका, हाँ, उसका लेना पड़ता है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? आई सर। ठीक है, राइट। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है ना, राइट, जो हमने लिखा था, जो Kp इक्वल टू क्या लिखा था, प्रेशर ऑफ H2O वेपर, यही प्रेशर को क्या बोला था, क्योंकि तो इक्विलिब्रियम में देख रहे थे, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, तो दिस मीन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या बेटा, Kp। तो जो आप Kp पढ़ के आए हैं वही क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। मतलब Kp इक्वल टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इज इक्वल टू Kp। किसका Kp? जब लिक्विड H2O जो लिक्विड है या कोई भी लिक्विड अपने वेपर्स के साथ किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। तो जब H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स, ठीक है ना, राइट, उस टाइम के प्रेशर को या इसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। स्वास्तिक, विभोर, क्लियर है बेटा आपको? खुशी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताइए बेटा, ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमने लिखी हुई है, ठीक है ना, राइट, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बेटा? सर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल जितना है। हीट ऑब्जर्व होएगी और उतनी क्या कहते हैं निकाल देगा फिर वापस जाते हुए। मुझे बताओ बेटा, लिक्विड से अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो आपको हीट देनी पड़ेगी कि हीट रिलीज होगी? मुझे बताइए। देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो हमेशा जब आप इसको कमेंट करेंगे बेटा, हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन को, तो हमेशा रिएक्टेंट साइड देख के कमेंट करेंगे। यस तो सर। रिएक्टेंट में लिक्विड है और प्रोडक्ट में वेपर है, तो लिक्विड से प्रोडक्ट, लिक्विड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में या गैस में? सो दिस मींस हीट इज रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। यस सर। सो दिस मींस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, राइट। और ली चटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए? ली चटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है ना। ली चटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। आप देख भी सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सानिया, तो मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर और नॉट बेटा? यस सर। है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। दिस मींस वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी। और अगर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, Increase. वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो दिस मींस क्या है बेटा, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, राइट, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, Vapor pressure भी increase होगा. और Kp इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सर बट ये रिएक्शन जो है वो तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से बताएंगे कि एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक। हाँ और बिल्कुल उसके बेटा, तो हाँ बिल्कुल बताएंगे, इक्विलिब्रियम के हिसाब से बताएंगे ना। बट इक्विलिब्रियम के हिसाब से आप मुझे बताओ देवांश, जब आप इसका Kp लिखोगे तो क्या Kp इसका उल्टा लिखते हो, दिस अपॉन दिस लिखोगे कि दिस अपॉन दिस लिखोगे आप? नहीं, आपने ओवरऑल रिएक्शन पूछा था ना सर।
नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने ये बोला था ये प्रोसेस पूछा था, ये प्रोसेस तो- क्या है। तो जब फिर तक सर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखकर ही बताऊंगा ना नहीं कि नहीं तो नहीं फिर नहीं 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 देवांश, हाँ मैं फिर से आपको करेक्ट कर रहा हूँ बेटा। हाँ, जब कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये लेट्स सपोज ऐसे गिवन है, मुझे बताइए A gives B, तो आप मुझे इसका बताइए के क्या लिखते हो आप, व्हाट यू राइट के। सर ए से बी के लिए ही लिखते हैं। हाँ तो के क्या लिखोगे, बताइए ना, के क्या लिखोगे आप, B बाय A लिखोगे। यस सर। क्यों? क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया या ये मान लिया कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यस सर। ठीक है ना। तो और हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन किधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर। यस सर। लेकिन जब आप कोई चीज इधर लिख रहे हो तो दिस मींस इट इज अंडरस्टूड इट इज अ रिएक्टेंट, यस सर। ठीक है ना। तब आप ऐसे नहीं करोगे कि मैं घूम के ऐसे खड़ा हो जाता हूं और अब देखता हूं ये रिएक्टेंट हो गया, नहीं। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से सोचोगे आप। तो क्वेश्चन में ऐसे गिवन था A gives B, तो आपने ऐसे लिखा। अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता B gives A, अब ये आपके लिए रिएक्टेंट होता। तो यहाँ पे ये गिवन है आपको H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर्स, सो दिस मींस आप इधर से इधर की तरफ देखोगे। अगर आप सोचो, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो बता ही नहीं पाओगे जब आप इसको वो करोगे, है कि नहीं, ठीक है राइट। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, राइट, ठीक है, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो अभी बस सिर्फ इतना, केपी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केपी इंक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस क्लियर है बेटा सभी को, यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास बेटा, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज कॉल मी, राइट, वी विल डिस्कस इट बेटा, ठीक है ना, राइट। मैं नोट्स अभी सेंड कर रहा हूँ इसके। यूजुअली हमने कल का ही टॉपिक डिस्कस किया, एक छोटा सा टॉपिक नया डिस्कस किया है, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।